Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 2 of class 8th, the microorganism, the friend or foe. जो सूक्ष्म जीव है, जो हम जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, वे हमारे फ्रेंड हैं या दुश्मन हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उनकी फ्रेंडली बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि वो हमारे कैसे फ्रेंड हैं। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म केक पेस्ट्री बनाने के काम आते हैं, कुछ विनेगर बनाने के काम आते हैं, अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। तो कुछ छोटे छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फ़ायदेमंद हैं। तो हम इसमें एक एक्टिविटी पढ़ के देखते हैं। एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा या मैदा लो, ऐड सम शुगर, उसमें कुछ शुगर डालो और मिक्स वार्म वाटर। अगर आप कुछ मैदा लेकर उसमें शुगर डालकर उसमें थोड़ा गर्म पानी डालो और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या एक फंगस है। अगर उसमें हम डाल दें और फिर आटे को भिगोते हैं, नीड करते हैं और उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसमें क्या क्या लिया? पहले मैदा ली, उसमें कुछ शुगर डाली, फिर गर्म पानी डाला, फिर आटे को नीड कर लिया, इसको भिगो के आटा बनाते हैं ऐसे बना लिया और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। कुछ समय के बाद हम क्या देखेंगे कि आटा ऐसे फूल जाएगा, उसमें बबल्स बन जाएंगे। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। इसने हेल्प की आटे को फूलने में, जिससे वो केक पेस्ट्री बनाने में हेल्पफुल होता है। ये फूला हुआ आटे से हम केक और पेस्ट्री बनाते हैं। अब इसमें ईस्ट ने कैसे हुआ? ईस्ट जैसे ही इसमें जाता है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करेगा, मीन्स बढ़ने लग जाएगा। और वो इस मैदा को खा रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, और रेस्पिरेशन जब वो सांस लेता है तो क्या होगा? उसमें से बबल्स बाहर आएंगे गैस के। वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उस आटे में चली जाती है तो वो फूल जाता है। और ये जो आटा फूला हुआ आटा कहाँ काम आता है? ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में। इस तरह से ईस्ट ने हमारी हेल्प की। और ईस्ट क्या है? एक फंगस है। तो फंगस हेल्पफुल हुई ना, तो कुछ फंजाई हेल्पफुल है और कुछ हार्मफुल है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कमर्शियल लेवल पर मीन्स फैक्ट्रियों में भी होता है, जैसे कि हम लार्ज स्केल पर यूज कर सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, शराब बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर सिरका बोलते हैं वो बनाने में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन, इसके लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है, ईस्ट को रिप्रोड्यूस किया जाता है ऑन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर मीन्स जो कि अनाज में पाई जाती है, बारले, वीट, गेहूँ, राइस, चावल। कस्ट फ्रूट जूस, जो फ्रूट जूस निकालकर उसके ऊपर ईस्ट डाल दिया जाता है और वो उसको कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। इसके लिए मैं अब एक एक्टिविटी बता रही हूँ आपको। एक्टिविटी क्या है? हम अगर थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें 2-3 टीस्पून शुगर डाल दें, फिर उसके बाद ऐड हाफ आ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। ये मार्केट में आता है ईस्ट पाउडर। पंसारी की दुकान पे जाके बोलोगे ईस्ट पाउडर दे दो तो वो दे देगा। फिर उसमें ईस्ट पाउडर डाल दो। 4-5 घंटे के बाद अगर आप उसको स्मेल करके देखो, हमने क्या लिया? पहले पानी लिया, पानी में थोड़ा सा शुगर डाल दी, उसमें थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल दिया। 4-5 घंटे के बाद जब आपको स्मेल करोगे तो उसमें अल्कोहल की स्मेल आएगी। किसकी आएगी? अल्कोहल, शराब की। द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये बताता है जो शुगर का सॉल्यूशन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। किसने कन्वर्ट किया? ईस्ट पाउडर ने। ये ईस्ट का एक फंगस है, इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। सबसे पहले जो ये लुईस पैस्चर है, ये जो साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, कि शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने में, अल्कोहल बनाने में। कब किया था? 1857 में। आपको ये भी लर्न रखना है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग दवाइयाँ बनाने में आता है, एंटीबायोटिक टैबलेट बनाने में हेल्पफुल है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनका सोर्स क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। दे विल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोब। ये जो डिजीज मीन्स बीमारियां पैदा करने वाले जीव हैं उनको मार देते हैं। इन्हें एंटीबायोटिक बोलते हैं इन दवाइयों को, क्योंकि ये बने तो किसी से हैं, ये भी बैक्टीरिया और फंगस से बनती हैं, और इन्हें बोलते हैं क्या है? एंटीबायोटिक। अब इन दिनों बहुत सारी दवाइयाँ आपको मिलेंगी एंटीबायोटिक, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाई का नाम है, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन,
ये सारी जो दवाइयाँ आजकल एंटीबायोटिक के रूप में जो बैक्टीरिया फंगस से बनी हुई हैं। इन 1929 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क कर रहा था, वो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया थे उनके ऊपर। उसने देखा कि कुछ स्पोर्स दिखे उसे लिटिल ग्रीन कलर के, वो एक फंगस थी। अपने उस प्लेट में उसे कुछ ग्रीन कलर की फंगस दिखी। उसने देखा कि वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को खा रही है, ख़त्म कर रही है, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर रही है। तो उसने उस फंगस से दवाई बनाई जिसे बोलते हैं पेनिसिलिन। उसको क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन एक फंगस से बनी हुई दवाई है जो डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है। तो ये पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन एक फंगस है, एक दवाई के रूप में यूज होती है ये 1929 में। इन दवाइयों को एंटीबायोटिक बोलते हैं क्योंकि अधिकतर ये फंगस और बैक्टीरिया से बनती है और ये डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को बहुत जल्दी मार देती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक। पोल्ट्री, जो मुर्गी पालन करते हैं, जो पशु पालते हैं, वो उनके खाने में एंटीबायोटिक मिला देते हैं ताकि डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया है, फंगस, उन्हें मारा जा सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। अब सोचोगे एंटीबायोटिक तो अच्छे हैं, क्या हम इन्हें लगातार ले सकते हैं? नहीं, इनको हम खा नहीं जा हम केवल इन्हें कब खा सकते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब कोई डॉक्टर बोले कि तुम्हें ये एंटीबायोटिक खानी है क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगस से बनी हुई है, इसे हम अपने आप से नहीं ले सकते। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, डॉक्टर बोलेगा तो ही खा सकते हैं। हमें एक उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। जो अगर वो 3 दिन की दवाई दे तो 3 दिन तक ही लेंगे। कोर्स पूरा करना चाहिए। वी शुड फॉलो द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर व्हेन वी नॉट नीडेड और रॉन्ग डोज हमें नहीं लेनी चाहिए, और जब इसकी ज़रूरत ना हो तब भी नहीं खानी चाहिए। अगर हम लगातार इस ड्रग्स को खाते रहें तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी वो कामयाब नहीं होगी हमारे शरीर में, और कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे हमारी बॉडी में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदेमंद होते हैं, उनको भी वो एंटीबायोटिक मार देगी अगर हम लगातार खाते रहेंगे तो। एंटीबायोटिक हाउएवर इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड। ये ध्यान रखना, ये एंटीबायोटिक हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस से बनती हैं, तो ये फंगस और बैक्टीरिया के लिए ही कामयाब हैं। अगर कोल्ड हो रहा हो, फ्लू हो रहा हो, वो वायरस से होता है, तो वायरस के लिए कामयाब नहीं है। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए कामयाब नहीं हैं। अब वैक्सीन। वैक्सीन होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे बनता है? व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, जब एक डिजीज वाला माइक्रोब्स एंटर करता है हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं अपने आप, और वे फाइट करते हैं बाहर से आने वाले इस बैक्टीरिया से, इस बीमारी से। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट, और बॉडी याद भी रख लेती है कि इस माइक्रोब को अगर ये एंटर करेगा ना हमारी बॉडी में तो इस तरह से लड़ना है। अगर हम इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, हम पहले से कोई डेड या बहुत ज़्यादा वीक माइक्रोब्स अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें तो इट विल फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। इन्वेडिंग मीन्स बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज लड़ेंगी उससे और उसको ख़त्म कर देंगे उस बैक्टीरिया को। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और ये बॉडी में रहती हैं, एक बार बनने के बाद रहती हैं। वी आर प्रोटेक्टेड, फिर आगे दोबारा वही बीमारी के बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर जाएंगे, माइक्रोब्स जाएंगे, डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, तो उनको पहचान कर वो एंटीबॉडीज मार देंगे। इसी तरह ये जो वैक्सीन होता है इसमें वीक और लगभग डेडली बैक्टीरिया होते हैं जो उस डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया या डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को पहचान कर एंटीबॉडीज बनाकर मार देती हैं। अब तक जो वैक्सीन बनी है कोलरा से हैजा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, इन सब के लिए वैक्सीन बन चुकी है, इसके इंजेक्शन आ चुके हैं। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, जो छोटी माता बोलते थे। 1798 में एडवर्ड जेनर ने उसके लिए वैक्सीन तैयार की थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। छोटे बच्चों को भी तुम्हें पता है इंजेक्शन लगते हैं, टाइमली देने पड़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल।
जो बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाकर वैक्सीन देनी पड़ती हैं, 2-3 सालों तक लगती है बच्चों को, ये सब उनको आने वाली बीमारी से बचाते हैं। उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं ताकि उन्हें आगे फिर वो बीमारियाँ ना हों। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा, जो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है, टाइमली गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। ये भी एक तरह की क्या है, वैक्सीन ही है जो बच्चों को पोलियो नाम की बीमारी से बचाती है। ओके स्टूडेंट, आज हमने यहाँ तक रीड किया है, आपको ये चैप्टर यहीं तक रीड करना है।